वेलकम टू लेट्स हिस्ट्री विद रियाद। जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था कि मैं आपको फिज़िक्स की जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो लगातार देता रहूँगा। तो चलिए उसी क्रम में मैं आज एक नया वीडियो लेके आया जो फिज़िक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है, वो सारे एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, आपके फ्रेंड की भी नॉलेज इंक्रीज होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। ठीक है, प्रेशर कुकर जो होता है ना उसमें खाना जल्दी पक जाता है, ये आपसे पूछा गया है, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ता है। इसमें खाना कम दाब पर बनता है। खाना पकाने के लिए ज़्यादा ताप मिल जाता है। यह कुकर जिस पदार्थ से बना होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। देखिए, अगर पदार्थ जिससे वो बना है ऊष्मा का सुचालक है वो तो होना ही चाहिए, वो तो मस्ट है। तो कुचालक पदार्थ से अगर आपका कुकर बना होगा तो क्या करेगा, वो हीट का ट्रांसफ़र करेगा नहीं। तो जब हीट का ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो आपका खाना कभी भी नहीं पकेगा। दूसरी चीज़, जब आप क्या करते हैं, कुकर को लेते हैं और कुकर को इस तरह से उसको बंद कर देते हैं, यानी कि आप ढक्कन लगा दिए उस पर। ढक्कन लगाने से होता क्या है, जो इसमें स्टीम बनती है वो स्टीम क्या होती है उसी में रह जाती है, वो बाहर नहीं निकलती है। जब स्टीम बाहर नहीं निकलती है तो क्या होता है, वो उसमें प्रेशर अप्लाई कर देती है और प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, उसका क्वथनांक दाब बढ़ जाता है। और क्वथनांक दाब जब अगर बढ़ जाएगा तो वो क्या होगा, जल्दी से जल्दी खाना पक जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जल बाष्पीकृत नहीं होगा यदि। अब देखिए, आपको एक चीज़ पता है, अगर जल को हमें बाष्पीकृत करना है यानी कि उसको गर्म करना पड़ेगा। अगर गर्म करना पड़ेगा ना तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये तो चाहिए उसको क्या करने के लिए, बाष्पीकृत करने के लिए। ठीक है, और जमने के लिए भी कितना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पर ये जम जाता है। अब जरा समझिएगा इस चीज़ को, ये यहाँ पर लिखा है तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी पे देखिएगा, आर्द्रता 0% हो। अगर 0% आर्द्रता होगी तो पानी में क्या होगा, जल्दी से बाष्पीकृत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया जल बाष्पीकृत नहीं होता है। लिखना सी, आर्द्रता 100% हो या तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ऑप्शन नंबर डी, तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो पानी जल्दी से बाष्पीकृत हो जाएगा। अब देखिएगा, आर्द्रता 100% है तो क्या होगा, पानी कभी भी जल्दी से बाष्पीकृत नहीं होगा, यानी वो जल्दी से स्टीम में परिवर्तित नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन, यानी कि जो जल को आप क्या करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जल गर्म करेंगे तो उसके आयतन में क्या चेंज होगा। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, इससे पहले एक फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू m/v, जहाँ पर रो क्या होता है, घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, m क्या होता है, मास होता है, और v क्या होता है, आयतन होता है। अब एक चीज़ समझिएगा, अगर जब भी आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप अगर 100 से वापस 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जा रहे हैं तो घनत्व क्या होगा, ऑलवेज बढ़ेगा। घनत्व क्या है, ऑलवेज बढ़ेगा। अब जरा इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ से v इक्वल टू निकालना चाहें तो m/m/ρ, यानी कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आप अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे ही आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से दूसरी जगह से गए तो फिर होगा टेम्परेचर घट जाएगा। अब देखिए ये तो था घनत्व के लिए, अगर इसके लिए हम वॉल्यूम के लिए देखना चाहें तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा, देखिए इस तरह करेंगे ना, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा।
अब यहाँ पर लिख रहा है जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है, उसका आयतन में क्या होगा। देखिए अब पहले आप दिमाग लगाइएगा, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा यानी कि डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब जरा डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा। डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा, पहले आयतन आपका क्या होगा, घटेगा। उसके बाद अगर उसके आयतन घटा तो उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, जैसे आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से दूर की तरफ जाएंगे फिर क्या होगा, आपका आयतन बढ़ने लगेगा खुद से ही। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, राइट आंसर जो यहाँ पर बनने वाला है और राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर कौन सा बनने वाला, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से यहाँ राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए समझ आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सब्जियों में नमक डालने से उसको पकने में कम समय लगता है क्योंकि। देखिए जब आप सब्जी पकाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, आप नमक डालते हैं और जब नमक डाला जाता है तो खाना जल्दी क्यों पक जाता है। ठीक है, वेट, चलिए वापस देखते हैं। सब्जियों में नमक डालने से उसको पकने में कम समय लगता है क्योंकि, यानी कि जब भी आप सब्ज़ी पकाते हैं ना तो उसमें आप नमक डालते हैं तो वो क्यों किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी सब्ज़ी जल्दी पक जाती है। देखिए सीधी सी बात है, जब भी आप पानी में अगर नमक डालेंगे ना तो होता क्या, उसका क्वथनांक जो है ना वो बढ़ जाता है। तो क्या होता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी क्वथनांक बढ़ गया ना तो फिर क्या होगा, यानी क्वथनांक दाब, भी थोड़ी देर पहले प्रेशर कुकर वाला एग्जाम्पल लिया था। यानी क्वथनांक अगर दाब बढ़ गया ना तो सीधी सी बात है, खाना जल्दी बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक किस समय बदलता है। अब देखिएगा क्वथनांक किस समय बदलेगा, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि क्वथनांक दाब शब्द, ठीक है। तो क्वथनांक हमेशा बदलेगा दाब के साथ। किसके साथ बदलेगा, दाब के साथ बदलेगा। और राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वथनांक जो होता है वो हमेशा किसके साथ बदलता है, दाब के साथ बदलता है। चलिए नए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा, जब जल हिमीकृत होता है तो उसका घनत्व। अब देखिएगा जल अगर हिमीकृत होगा यानी कि उसका टेम्परेचर जो है ना वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या होता है, जम जाता है। तो उसके घनत्व में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो उसके घनत्व में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा घनत्व क्या होगा उसका, घटेगा। घनत्व क्या होगा उसका, घटेगा। क्योंकि आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो रहा है, आप दूर की तरफ भाग रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए ज़रा 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ नहीं आ रहे, आप कहाँ जा रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ। अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जाएंगे तो घनत्व क्या होगा, घनत्व ऑलवेज क्या करेगा, घटेगा। तो राइट आंसर होगा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, सॉरी घटता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। लिख रहा है सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है। यानी कि आपने एक शब्द सुना होगा कूलिंग, और कूलिंग में भी आपने एक शब्द सुना होगा सुपर कूलिंग। यानी सुपर कूलिंग को आपने सुना होगा, तो सुपर कूलिंग में बोला गया है वो जो है ना फंडा शीतलता, मतलब उससे क्या मतलब है, ध्यान रखिएगा। सुपर कूलिंग आपने कूलिंग सुना होगा, अगर सिंपल तरीके से यानी कि ठंडा, यानी कि टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होगा। और सुपर कूलिंग में क्या है, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना उससे भी टेम्परेचर उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि आपका क्या बनेगा, हिमांक से नीचे। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रीजिंग, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ने क्वेश्चन देखिएगा। ने क्वेश्चन दे रखा है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि। अब देखिए आपके घर में रेफ्रिजरेटर होता है, तो रेफ्रिजरेटर जो क्या करता है, आपका
किसी भी पदार्थ को अगर आप उस पर रख दें तो क्या करता है, उसको ख़राब होने से बचा लेता है। मान लीजिए आपने सब्जी रख दी, यानी सब्जियां आप कोई भी रख दें, उसमें काट के रख दें या पका के रख दें, चावल रख दें, यानी कोई भी डिशेस आप अगर उसमें रख देंगे ना तो वो आपकी जल्दी से ख़राब नहीं होगी। तो बोला गया ऐसा क्यों। अब देखिए उसमें भी जितने जो भी उसमें आपकी सब्ज़ी में बैक्टीरिया वायरस होते हैं ना, वो उसमें जाने से क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक्टिव नहीं रहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका खाना सेफ बना रहता है। उसमें बैक्टीरिया वायरस निष्क्रिय हो जाते हैं जबकि मरते नहीं हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लिख रहा है इसमें न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंद क्या होते हैं, आपके निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिख रहा है क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है। यानी कि आपने एक शब्द सुना होगा क्रायोजेनिक विज्ञान, ठीक है। वो किससे संबंधित है, उच्च ताप से, निम्न ताप से, घर्षण तथा टूट फूट से, और क्या लिख रहा है, क्रिस्टल में वृद्धि से। तो ध्यान रखिएगा क्रायोजेनिक तापमान जो है ना वो किससे संबंधित है, निम्न ताप से। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर है। किससे संबंधित है, निम्न ताप से संबंधित है क्रायोजेनिक विज्ञान, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन भी आपके जो है ना बनाए जाते हैं, उसको भी आप जानिएगा। वो भी क्या करते हैं, यानी कि जो बिलो द टेम्परेचर वर्क करते हैं, यानी कम ताप पर वर्क करते हैं। उसकी फंक्शन क्या है, फंक्शन क्वालिटी क्या है उसकी, और निम्न ताप पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। चलिए यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या बना है, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है, निम्न ताप से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिख रखा है आपका, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। यानी कि जो आपने देखेंगे तारे, स्टार्स, आपने रात में देखोगे स्टार्स, वो किस पर निर्भर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टार्स किस पर निर्भर करते हैं, टेम्परेचर पे करते हैं। किस पर, टेम्परेचर पर, यानी कि किस पर, ताप पर। किस पे करेंगे, ताप पर। यानी कि जिस भी स्टार्स का टेम्परेचर ज़्यादा रहता होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा चमकेगा, यानी कि ज़्यादा चमकता है। जैसे कि आप सन देख लीजिएगा, सूर्य क्या करता है, ज़्यादा चमकता है कंपेयर टू अदर तारे को। सूर्य भी क्या है आपका एक तरीक़ा से तारा ही है, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या होता है, लाखों होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा चमकता है, इसलिए वो दिन में भी आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शीतलन की दर निर्भर करती है। यानी कि जब भी कोई, अगर आप ठंडी बॉडी लेके आ जाएं और ठंडी बॉडी को क्या करें, आप किसी भी बाहरी जगह में रख दें। अगर बाहरी जगह में रख दी आपने, सपोज आपने कोई ठंडी बॉडी लेके आए और उसको ठंडी ही जगह पे रख दिया, यानी कि आप ठंडी बॉडी को लेने के बाद आपको ठंडी जगह पे रख दी, तो होगा क्या, वहाँ पर उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना, आपने वहाँ पर वो क्रिएट नहीं किया है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि एक बॉडी हॉट नहीं होगी, दूसरी बॉडी कोल्ड नहीं होगी, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र इधर से उधर की तरफ कभी भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसके लिए क्या होगा, आपको जिस सराउंडिंग में आपका बॉडी रखी गई है उस पर डिपेंड करता है, और जो आप बॉडी लेके आए हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट लेके आए हैं उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। लिख रहा है बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान के में अंतर पर। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। फिर भी पढ़ लीजिए, विकिरणकारी सतह की प्रकृति पर नहीं, विकिरणकारी सतह की प्रकृति पर ये कंसेप्ट चलता है आपका ब्लैक बॉडी पे, ठीक है। जो ब्लैक बॉडी होता है आदर्श खिंच होता है, यानी कि उस पर जो लाइट इमिटेड की जाती है वो ऑब्जर्व करेगी या रिफ्लेक्टेड करेगी। ये संबंधित है किससे, विकिरणकारी सतह की प्रकृति पे। विकिरणकारी सतह का क्षेत्र पर, यानी कितने क्षेत्रफल पे पड़, यानी कि ये सारे कंसेप्ट जो दे रखा है वो आपका किसका दे रखा है, ब्लैक बॉडी का दे रखा है, ठीक है। यानी कि शीतलन की दर निर्भर करती है, सॉरी यहाँ पर लिखा है यह सभी पर। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आया ये है सभी पर, तो यह सभी पर क्या होता है, यही राइट आंसर बनेगा, यह है सभी पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉडी और उसके आसपास के चीज़ों के तापमान पर भी निर्भर करेगी, कितने एरिया पर जो है ना आपका एरिया पर क्या है, आपकी बॉडी डिसिपेट कर रही है, यानी कि ऊष्मा को संचरण कर रही है बाहर की तरफ,
उस पर भी डिपेंड करेगा। और विकिरणकारी सतह का क्षेत्र यानी कि कैसी है, प्रकृति कैसी है, रफ है या खुरदुरी, रफ है या आपकी क्लीन है, उस पर भी डिपेंड करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया जाता है तो छिद्र का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल देखिएगा, यहाँ पर लिख रहा है कि एक कोई मेटल है और मेटल में क्या है, जैसे मान के चलिए कोई एक मेटल है और इस मेटल की क्या किया उसने, बीच में कोई एक छेद कर दिया। मान के चलिए ये मेटल है और मेटल के यहाँ पर क्या हुआ, बीच में किसी ने एक छेद कर दिया। अब इस मेटल को छेद करने के बाद क्या कह रहा है कि अगर इसको वो गर्म करेगा ना तो इस छेद को में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी कि वो छेद में क्या होगा, यानी कि वो जो आपने हॉल किया उस पर इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। तो कह रहा पहले बढ़ेगा या घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी मेटल है और मेटल गर्म करने से क्या होती है, एक्सपेंड होती हैं यानी कि फैलती हैं। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर क्या होगा, उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या करेगा, छेद का बढ़ेगा। यानी कि जो छिद्र है आपने क्या किया वो उसका वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा ड्यू टू यानी कि एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिख रखा है, गर्मी के मौसम में पंखे की हवा से हमें अच्छा महसूस होता है क्योंकि, यानी जो आपका पंखा होता है ना उससे अच्छा महसूस होता है, वो क्यों होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, पंखा ठंडी हवा देगा। देखिए अगर आप पंखा ठंडी हवा देगा या गर्म हवा देगा, ये डिपेंड करता है आपके जो रूम का टेम्परेचर कैसा है। अगर रूम का टेम्परेचर कम है पंखा ठंडी हवा ही देगा, और अगर आपका रूम का टेम्परेचर अधिक है तो पंखा आपको गर्म हवा भी देगा। अभी गर्मियाँ चली रही हैं, आप उसको फील करके देख सकते हैं। तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, ऑप्शन में पंखा हवा को ठंडी कर देगा, ये तो काम अगर कूलर है, एसी है, ये सारी चीज़ें लगी हैं तो वहाँ पर होगा, क्योंकि उसमें जो है ना एसी में जो है ना वो गैसेस भरी जाती हैं, फ्रीऑन्स वगैरह यूज किए जाते हैं ठंडा करने के लिए। और जबकि अगर पंखे में क्या होगा, कूलर में क्या होगा, आप वाटर का यूज करते हैं, वो क्या करता है हवा इसमें से जो गुजरती है उसको ठंडा कर देता है, लेकिन उसकी हीट को वापस अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, हमारा पसीना तेज़ी से बाष्पीकृत होता है, यानी कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी इसके ऊपर अगर आपने क्या किया, आप क्या करेंगे, एयर डालेंगे, बाई फोर्स एयर डालेंगे, तो क्या होगा, आपका जो भी पसीना होगा वो क्या होगा, वो एकदम बाष्पीकृत हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, समुद्री धाराएं एक उदाहरण है, यानी कि समुद्री जो धाराएं हैं वो किसका उदाहरण है। क्या वो संवहन का है, चालन का है, अवरोधन का है, विकिरण का है। देखिए मैं आपको मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था चालन, संवहन और विकिरण। अब यहाँ पर समुद्री धाराएं सब धारा है। अगर समुद्री धाराएं सब धारा, इसका मतलब वो किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, जल से रिलेटेड है। जबकि मैंने आपको बताया था संवहन में, संवहन वो प्रक्रिया है वो किस में काम करती है, हमेशा जल पर ही लागू होती है, यानी वाटर पर ही लागू होती है। मैंने फिगर बनाया था, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप वो जाके देखिएगा वीडियो, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट वीडियो किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, संवहन का, यानी समुद्री धाराएं किससे डिपेंड करती हैं, संवहन से। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो कि आपकी हीट रहती है ना, उसको अगर आपको क्या करना है, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कराना है, तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा। क्या वो एमीटर का करना पड़ेगा, तो हाइड्रोमीटर का करना पड़ेगा, वोल्टमीटर का करना पड़ेगा, थर्मोकपल। तो इसको आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, थर्मोकपल का। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका यूज करना पड़ेगा थर्मोकपल का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन देखा, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः, यानी सिंपल तरीके से पूछा गया है कि आप महसूस करते होंगे जो जिस रात में क्या होता है, बादल रहें उस रात में आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है,
और जिस रात में अगर खुला आसमान रहे यानी कि बादल ना हो, उसमें आपको ठंडक ज़्यादा महसूस होती है। तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान रखिएगा। वो क्या करते हैं, पृथ्वी कोई दिन में क्या हुआ, पृथ्वी ने सूर्य से एनर्जी ली, और सूर्य से एनर्जी लेने के बाद क्या करती है, वो अपने आप को ऑब्जर्व कर लेती है। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर क्या होता है, रफ़ होती है, यानी कि वहाँ पर खुरदरा होता है। तो पृथ्वी क्या करेगी, ऊष्मा को ले लेगी सूर्य से। अब जब उसने ऊष्मा को ग्रहण किया है तो सिंपल सी बात, ये छोड़ेगी भी, यानी कि जब अगर छोड़ेगी ना, तो जिस छोड़ती है ना, तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि आसमान में जाना है। और आसमान में जाते समय क्या होता है, ये बादल जो होते हैं ना, उसको आसमान में ऊपर की तरफ नहीं आने देते हैं। सिंपल तरीके से क्या करते हैं, उसको नीचे की तरफ परावर्तित कर देते हैं। अब एनर्जी यहाँ से मान के चलिए, एनर्जी यहाँ से गई, यानी कि अर्थ है, ठीक है, अर्थ से गई और कहाँ गई, वातावरण में गई, और वातावरण में ऊपर की तरफ जाने पे गई, और वापस क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ अगर लौट आई, तो सीधी सी बात है, एटमॉस्फेयर क्या होगा, आपका गर्म होगा। अब इसको आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से जो भी आपकी ऊष्मा बाहर निकलती है, इसको कहते हैं पार्थिव विकिरण। क्या करते हैं, पार्थिव विकिरण। इस शब्द को आप याद रखिएगा, यानी कि पार्थिव विकिरण ही होगा ना, वो किससे रिलेटेड है, पृथ्वी से जो भी ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती है वो पार्थिव विकिरण से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर यहाँ क्या बनेगा, वायुमंडल में ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और उसे पृथ्वी की ओर भेज देते हैं। ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या बनेगा, पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं, यानी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेल की पटरियों में दो रेल, यानी कि जो रेल की दो पटरियां हैं, रेल की पटरियों में दो रेल के बीच की में जगह छोड़ दी जाती है, क्यों। तो मैंने आपको बताया था, जब भी मैं आपको पढ़ा रहा था, कि किसी भी पदार्थ को अगर हीट ज़्यादा मिल जाती है, वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन एक और लिखा होता है कि जब भी आप टेलीफोन के तार जो है ना, दो खंभों के मध्य बांधते हैं, तो हमेशा वो ढीले क्यों बांधे जाते हैं, यानी कि ढीले क्यों बांधे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान रखिएगा, वो भी जब सर्दियाँ होती है, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, टाइट होते हैं, यानी कि सुगड़ते हैं, और सुगड़ने पे क्या होता है, वो टाइट ना हो जाए, और टाइट हो कहीं टूट नहीं जाए, जिसकी वजह से वो हमेशा ढीले बांधे जाते हैं। उसी प्रकार से इसके बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें रेखीय प्रसार गुणांक आपको बताया था, जो लंबाई में वर्क करता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक आपको बताया था, जो आपका एरिया में वर्क करता है। और आयतन प्रसार गुणांक बताया था, जो 3 डायमेंशनल होता है, वो आपका वॉल्यूम में वर्क करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बनेगा, रेखीय प्रसार गुणांक जो है ना वो बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके इसके बीच में दो पटरियों के बीच में जॉइंट लगाने पे क्या होता है, हमेशा गैप कर दिया जाता है, इस तरह से। ठीक है, यानी कि ये गैप है, अगर एक्सपेंड करेगी इधर बढ़ेगी, एक्सपेंड करेगी इधर बढ़ेगी, इसकी वजह से। तो राइट आंसर यहाँ पर कह रहा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक नहीं, रैखिक प्रसार गुणांक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, रैखिक प्रसार गुणांक को समायोजित करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि आपने डीजल इंजन सुना होगा, पेट्रोल इंजन सामान्य तरीके से सुना होगा। पेट्रोल तो आपका किस में यूज़ किया जाता है, मोटर बाइक में किया जाता है, और डीजल इंजन किस में यूज़ किया जाता है, जो आपके ज़्यादा बड़े व्हीकल रहते हैं, भारी व्हीकल रहते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका जो आपका थर्मल एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि पेट्रोल इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, उसमें जो क्या कर रहा है, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहले जरा समझिएगा, पेट्रोल में आपने एक शब्द सुना होगा पेट्रोल इंजन पे, डीजल के बाद में आऊँगा। पेट्रोल में आपने सुना होगा स्पार्क प्लग। अब स्पार्क प्लग में क्या करते हैं आप, स्पार्क प्लग क्या करता है, इसमें पेट्रोल इंजन में क्या करता है, वो क्या करता है, सिंपल तरीके से आग लगाता है। ठीक है, जो भी आपका फ्यूल जाता है, एयर और फ्यूल का मिक्सर जाता है, उसमें क्या करता है, वो आग लगा देता है, जिससे क्या होता है, आपका पावर स्ट्रोक जनरेट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर डीजल इंजन है, डीजल इंजन में क्या होता है, आपने ज़रा समझिएगा, डीजल इंजन में क्या होता है, इस तरह से एक सिलेंडर होता है। ठीक है, और सिलेंडर में क्या होता है, ये आपका एक अरेंजमेंट इस तरह से होता है, पिस्टन होता है यहाँ पर। अब ये इस तरह से पिस्टन लगा होता है, ये क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है,
और सिंपल सी क्या होगा कि ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ वॉल्यूम क्लियरेंस रहता है, VC जिसको बोल देते हैं। अब क्या होगा सिंपल तरीके से, ये नीचे की तरफ जाएगा और जाने की बात करेंगे, पहला स्ट्रोक इसमें क्या होता है, सक्शन, ठीक है। दूसरा स्ट्रोक क्या होता है, कंप्रेशन। थर्ड स्ट्रोक क्या होता है, पावर। और फोर्थ स्ट्रोक क्या होता है, किसा, एक्सॉस्ट, ठीक है। यानी जिसमें फ्यूल जल चुका होगा, एनर्जी मिल चुकी होगी, उसको बाहर की तरफ निकालेगा। पहले में क्या होगा, सक्शन यानी कि एयर फ्यूल का मिक्सर लेगा। दूसरे में क्या होगा, ये वायु पिस्टन इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। और जब आप इसको कंप्रेस करते हैं, सीधी सी बात है, जब इसको यानी दाब बढ़ा देते हैं, इसको फोर्सली दाब बढ़ाते हैं, तो फिर क्या करता है, ये फ्यूल अपने आप से खुद से इग्निट हो जाता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगा, बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा। और नीचे की तरफ आने पे क्या होता है, एकदम पावर स्ट्रोक होगा, इसमें आग लग जाती है। यानी दाब बढ़ाने पे क्या होता है, इसमें आग लग जाती है, जिससे पावर स्ट्रोक आपको प्राप्त हो जाता है। चलिए इसमें देखते हैं, एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके नहीं, एग्जॉस्ट सिस्टम होगा उसमें ऊष्मा का उपयोग करने से कोई मतलब नहीं है। बैटरी द्वारा, बैटरी इसमें लगी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन नहीं है ये। सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। सिलेंडर में क्या करते हैं आप, नीचे की तरफ इसको क्या करते हैं, संपीड़ित करते हैं। और संपीड़ित करने में क्या होगा, ये सीधी तरह से यानी कि गर्म हो जाएगा और ये अपने आप से क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। अगले क्वेश्चन बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के भवनों का ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण क्या है। यानी कि आप कहते हैं ईंट से बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के बने भवनों का ग्रीष्म में ठंडा, यानी गर्मियों में क्या कैसा महसूस होता है, उसमें ठंडा होता है, और शीतकाल में अधिक गर्म का कारण क्या है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर होगा कच्ची मिट्टी अच्छी चालक है, कच्ची मिट्टी बुरी चालक है। तो राइट आंसर बनेगा कच्ची मिट्टी ऊष्मारोधी है या जलवाष्प की, ये राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। कच्ची मिट्टी जो होती है वो बुरी चालक होती है हीट की। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सापेक्षिक आर्द्रता, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सापेक्षिक आर्द्रता को हमेशा परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, ये भी ऊनी कपड़े हुआ, या आप एक तरीके से आपने एक शब्द और सुना होगा जिसको आप बोलते हैं पतली दो शर्टें पहन लेना, वहाँ पर भी वायु का कंसेप्ट आता है। ऊनी वस्त्र क्या होते हैं, आपका ऊष्मा के बुरे चालक होते हैं, यानी कि कुछ अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी में जो भी हीट रहेगा वो डिसिपेट नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ऊन ऊष्मा का सुचालक होती है, ऊन ऊष्मा की कुचालक होती है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कार के रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। अब देखिए आपको मैंने बताया था रेडिएटर का फंक्शन क्या होता है। रेडिएटर का फंक्शन मैंने आपको वीडियो लेक्चर के अंदर ही समझाया है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चनों को मैंने वहाँ पर बता रखा है और कंसेप्चुअल आपको वहाँ पर समझा रखा है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख रखा है, कार के रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। अब रेडिएटर कैसे वर्क करता है ये भी मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इसका घनत्व कम होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसका क्वथनांक कम होता है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर जल की जो होता है वो विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भाप में भंडारित ऊष्मा किस रूप में होती है। यानी कि भाप जो होती है ना, स्टीम में जो होती है वो ऊष्मा किस रूप में भंडारित होती है, तो आपको पता ही है गुप्त ऊष्मा के रूप में। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर वी गुप्त ऊष्मा यानी कि लैटेंट हीट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अल्कोहल पानी की अपेक्षा शीघ्र वाष्पशील पदार्थ है क्योंकि पानी से कम होता है। यानी कि अल्कोहल का पानी से कम क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा उसका क्वथनांक क्या होगा, उसका क्वथनांक, यानी क्वथनांक अल्कोहल का क्या होता है, पानी से कम होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, जल्दी से वाष्पीकृत हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। देखा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्नलिखित में से किससे संरक्षण से संबंधित है। देखिए मैंने आपको जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको
भी बताया था, आपको बताया था, और आपको इसमें बताया था मैंने आपको केल्विन और क्लॉसियस के स्टेटमेंट, साथ में मैंने आपको थर्ड लॉ भी पढ़ाया था जो एंट्रोपी बेस्ड है। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट लॉ में आपको बताया था एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि राइट आंसर क्या बनेगा, ए। किसके संरक्षण की बात करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए, क्योंकि ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताप की एसआई इकाई क्या है, जो आपकी ताप है ना उसकी एसआई इकाई क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था। ध्यान रखिएगा, ताप की एसआई इकाई है वो केल्विन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, र्यूमर वगैरह नहीं है, क्या है, केल्विन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के संख्यात्मक मान बराबर होंगे। तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया है, मैंने बताया था -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, फ़ारेनहाइट स्केल और आपका सेल्सियस स्केल दोनों के दोनों एक ही तापमान शो करना शुरू कर देंगे, यानी कि एक ही जो है ना वो टेम्परेचर दिखाएंगे। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले क्वेश्चन चलिएगा। चलिए यहाँ तक मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद आपको थर्मोडायनेमिक्स के नहीं, इसके बाद आपको थर्मोडायनेमिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। अगर जो भी क्वेश्चन होगा ना वो न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल को मैं कराऊंगा, इकट्ठा ही करा दूंगा 2-3 चैप्टरों के। अब इसके बाद आपका जो भी होगा वो मैकेनिक्स पे आएगा क्वेश्चन। तो मैकेनिक्स पे मैं आपको जल्दी से वीडियो देना शुरू करूँगा, यानी मैकेनिक्स के भी 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। अब आपको आई होप बेटर क्वालिटी भी मिलेगी, अच्छी नॉलेज भी आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय बाय।